हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का जो टेस्ट हुआ है, आज 12th बायोलॉजी का जो टेस्ट हुआ है आज, उस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है और हमने 100 क्वेश्चन टेस्ट में लिया है और उसमें चैप्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिला करके बुआ। चैप्टर कितना कितना बोले? 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले हैं, 4 बोले हैं, 5 बोले हैं और कितना बोले हैं? 6। ये 6 वो चैप्टर को मिला करके आज हमने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हमने 100 को निकाला है और इन्हीं 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव से हमने टेस्ट लिया है आज। तो देखते हैं बाबू, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग भी मिला लीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल, कहा गया यूरेसिल किसी से संबंधित है? आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? यूरेसिल किसी से संबंधित है? यूरेसिल ना किसी से संबंधित है। तो यूरेसिल की बात करें तो यूरेसिल एक प्रकार का नाइट्रोजनीय क्षार है जो पाया जाता है, जैसे मान लेते हैं आरएनए में। किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। और आरएनए में कौन कौन पाया जाता है? तो AGCU पाया जाता है। तो ये 4 को नाइट्रोजनीय क्षार पाया जाता है आरएनए में। तो यूरेसिल आरएनए से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, कौन एकलिंगी? कहा गया कौन एकलिंगी है? तो एकलिंगी के रूप में पपीता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन है? मलेरिया या डेंगू या एड्स या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो एड्स है ना, एड्स यही बाबू है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग ये होता है किसके कारण? HIV के कारण या होता है रेट्रोवायरस के कारण। तो ये दोनों बाबू ऑब्जेक्टिव में आना, रेट्रोवायरस के कारण होता है, HIV के कारण होता है। ये जो डेंगू बीमारी देख रहे हैं, डेंगू होता है एक मच्छर के काटने से, जिसका नाम है एडीज एजिप्टी मच्छर। एडीज एजिप्टी, पूरा नाम क्या बोल रहे हैं बुआ? ध्यान देना, हमने कहा एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण होता है कौन बीमारी? डेंगू बीमारी होती है। और एक और देख रहे हैं बुआ, मलेरिया। ये भी एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है और उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। ये पाया जाता है गंदे जलों में। कौन जल में पाया जाता है? गंदे जलों में पाया जाता है। और जब यह मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटती है ना, तो प्लाज्मोडियम जो होता है ना, वो शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण बीमारी होती है मलेरिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहा जा रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है कहाँ से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? कॉर्पस कैलोसम से, कॉर्पस यूटेरी से, कॉर्पस ल्यूटियस से या ल्यूटियम से या कॉर्पस एल्बिकेंस से? ऑप्शन सी मारिएगा, कॉर्पस ल्यूटियस, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। अगला सवाल कहता है, कौन जन्मदर नियंत्रण के शल्य विधि है? जन्मदर नियंत्रण के शल्य विधि कौन है? वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दोनों के दोनों। अगर हम बात करें बुआ इन दोनों के बारे में, तो जो ट्यूबेक्टोमी है ना, ट्यूबेक्टोमी ये होता है कहाँ बुआ? महिलाओं में, मतलब स्त्रियों में फैलोपियन नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। और हिंदी में इसको कहा जाता है बाबू, याद रखना, नलिका उच्छेदन कहा जाता है। जबकि एक और यहाँ से क्या बन रहा है? वासेक्टोमी। ये जो वासेक्टोमी है ना, ये होता है पुरुषों से संबंधित, पुरुषों के शुक्रवाहिका को, पुरुषों के किसको बुआ? शुक्रवाहिका को, पुरुषों के शुक्रवाहिका को काट करके बांध दिया जाता है। इसको कहते हैं हिंदी में शुक्रवाहिका उच्छेदन। हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका उच्छेदन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन में ओंकोजीन निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? ओंकोजीन निम्नलिखित में किसके लिए? कैंसर के लिए या एड्स के लिए या क्षय रोग के लिए या पोलियो के लिए? तो ओंकोजीन निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में सर्टोली कोशिका का खोज किसने किया? सर्टोली कोशिका का खोज किसने किया है? एनरिको सर्टोली, इताली, मेंडल या न्यूटन? तो रियली में ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एनरिको सर्टोली ने। और जो सर्टोली कोशिका है ना, ये सर्टोली कोशिका का काम है शुक्राणु को पोषण देना। किसको पोषण देना बाबू? शुक्राणु को क्या देना? पोषण देना। याद रखना, शुक्राणु को पोषण देने का काम किसका है? सर्टोली कोशिका का। सर्टोली कोशिका का काम है शुक्राणु को क्या देना? पोषण देना। सर्टोली कोशिका का काम है शुक्राणु को क्या देना बुआ? पोषण देना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है, घोड़े के नाल के आकार का कौन होता है? शुक्रवाहिका, शुक्राशय, अधिवृषण, कोई नहीं?
तो अधिवृषण जो होता है घोड़े के नाल के आकार का होता है। कौन द्विगुणी संरचना है, अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज या इनमें से सभी। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह द्विगुणी संरचना है जिसको हम लोग लिखेंगे बाबू 2n से। और मानव का युग्मनज है, मानव का, तो उसमें कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होता है। ये जो भ्रूणपोष है ना, भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणी संरचना होता है, 3n से लिखते हैं। अंडाणु जो होता है अगुणी संरचना होता है जिसको हम लोग लिखते हैं कोचि से n से लिखते हैं। अगले सवाल की ओर, वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में या रेफ्रिजरेटर में या बर्फ में या सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये तरल नाइट्रोजन में। और आंसर आ रखना -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर, 5 जून, 6 जनवरी, 14 फरवरी। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कै जून को, 5 जून को। हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। हिमोकोरियल अपरा जो होता है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, बिल्ली में या कुत्ते में या मानव में या घोड़ा में। तो इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, हीमो का समझना यहाँ हुआ होमो, हीमो का यहाँ समझना होमो का होमोसेपियंस होता है मनुष्य का नाम, होमोसेपियंस होता है किसका हुआ, मानव का नाम होता है। तो मानव से याद रखना मानव में कहाँ पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। इस प्रकार से बाबू किसी भी ऑब्जेक्टिव को याद करने की कोशिश करेगा तो जल्दी आप नहीं भूल सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल को, चलते हैं। जेड या ZW, जेड या ZW लिंग का निर्धारण किस में देखा जाता है, तो याद रखना पक्षी में। जेड या ZW पक्षी में देखा जाता है। तो पक्षी कौन है, घोंघा, पक्षी कौन है, घोंघा या तिलचट्टा या मोर या मनुष्य। तो हो जाएगा बाबू मोर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल को चलते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन की विभिन्न अभिव्यक्ति क्या कहलाती है। एक ही स्थान पर उपस्थित जीन की विभिन्न अभिव्यक्ति बहुअलील कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किस ग्रंथि को अल्पकालिक या टेम्पररी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस ग्रंथि को अल्पकालिक या टेम्पररी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्या है, कॉपर ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि या शुक्राशय या कॉपर्स ल्यूटियस। तो हो जाएगा कॉपर्स ल्यूटियस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, पूछ कहते हैं, एक्रोसोम, दोनों या कोई नहीं। तो शुक्राणु के शीर्ष पर हुआ टोपीनुमा जो संरचना होता है उसको एक्रोसोम कहते हैं। और इसी एक्रोसोम को हिंदी में कहा जाता है अग्रपिंडक। क्या कहते हैं, अग्रपिंडक कहा जाता है। अगला सवाल, मानव के युग्मक में क्या करता है, मानव के युग्मक, देखो यहाँ बाबू युग्मक लिखा, तो युग्मक के रूप में मानव के युग्मक को हम लोग नर युग्मक को शुक्राणु कह सकते हैं, और मादा युग्मक जो होता है ना उसको हम लोग अंडाणु कह सकते हैं। तो बोला मानव के युग्मक, लेकिन कौन मानव, नर या मादा। तो अगर नर होगा तो शुक्राणु और मादा होगा तो अंडाणु। तो युग्मक में n अगुणित होता है, ये भी n है अगुणित, और इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र होते हैं। तो सवाल क्या था, मानव के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है कितने घंटे के अंदर, तो 72 घंटे के अंदर। कई घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर रोका जा सकता है। जीवन काल निर्भर नहीं करता है, जीवन काल निर्भर नहीं करता है आकार पर, आकृति पर या दोनों पर या कोई नहीं। तो बाबू जीवन काल दोनों पर निर्भर नहीं करता है, मतलब आकार पर भी निर्भर नहीं करता है और आकृति पर, मतलब किसी भी जीव का आकार और आकृति कितना बड़ा है हमें ऊपर से मतलब नहीं है, नहीं है बाबू, नहीं मतलब है, याद रखना बुआ। आरएनए के किस रूप में, आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है, मतलब क्लोवर लीफ पत्ती के समान संरचना आरएनए का कौन सा होता है, एचएनआरएनए या टीआरएनए या आरआरएनए या एमआरएनए। तो टीआरएनए की जो संरचना होती है ना क्लोवर लीफ के समान होती है, इसका आकार एल के आकार का भी होता है, एल के आकार का भी होता है। अगला, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति, सबसे पहले हम बता दिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बता दें तो ध्यान देना बुआ। अगर कोई व्यक्ति कहे कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहा जाता है, पहला ऑब्जेक्टिव। इसको हिंदी में प्रतिलिपिकरण कहते हैं, प्रतिलिपिकरण कहते हैं, प्रतिलिपिकरण कहते हैं, ये पहला ऑब्जेक्टिव बना हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव चलते हैं आगे। अगर कोई कहे कि डीएनए से कौन सी बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इसको हम कहेंगे। इसको हिंदी में अनुलेखन कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा, अनुलेखन कहा जाएगा। और एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि अगर आरएनए से बन जाए कौची बुआ, प्रोटीन, आरएनए से क्या बन जाए, प्रोटीन, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुवादन कहा जाता है। तो ध्यान देना है क्या आंसर इसका होगा। तो क्या था क्वेश्चन था ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किस में होती है, किसके द्वारा होती है। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा था तो रो प्रोटीन बाबू, रो प्रोटीन याद रखना। अगले सवाल की ओर, बच्चों में मंगोलियम्स या डाउन सिंड्रोम, देखो डाउन बोल दिया तो याद रखना, डाउन की बात किया जाए तो डाउन का मतलब होता है नीचे। ऐसे तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, अगर 46 से कम तो उसको हम बोलेंगे 45, 46 से बड़ा तो उसको हम बोलेंगे 47। तो 45 वाला को कहा जाता है टर्नस बाबू, रट जाना, और 47 को बोला जाता है डाउन। तो डाउन का मतलब होता है नीचे, पर हमें मानना है उल्टा मतलब 47। तो कहा गया डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है बाबू, तो याद ना ट्राइसोमी, क्या हुआ, ट्राइसोमी का फॉर्मूला होता है 2n+1, ये रट्टा मार जाना। ट्राइसोमी का जो फॉर्मूला होता है, ट्राइसोमी का ये वो क्या होता है 2n+1, ट्राइसोमी का फॉर्मूला होता है 2n+1। एक होता है बाबू मोनोसोमी, एक फॉर्मूला क्या होता है मोनोसोमी, अब मोनोसोमी का फॉर्मूला होता है 2n-1। तो 2n का मतलब होता है 46, ओकरे में एक घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 45। तो याद रखना, मोनोसोमी कहेगा तो 45 कहेंगे, और ट्राइसोमी कहेगा तो इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, बस 47 हो जाएगा। अगले सवाल क्यों चलें, एक प्रबल म्यूटाजन है क्या, ठंड, गर्मी या पानी या एक्स किरणें, तो एक्स किरणें, कौन किरणें, एक्स किरणें। अगला, पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया किसमें बाबू, मिराबिलिस जलापा गुलाबास, इसी में खोजा गया था अपूर्ण प्रभाविता को, जिसको जीनोटाइप और फेनोटाइप का अनुपात, दोनों का अनुपात था 1:2:1 बाबू, दोनों में बराबर देखा गया था। जीनोटाइप का भी अनुपात 1:2 होता है, और फेनोटाइप का भी अनुपात 1:2:1 होता है, याद रखना बुआ। चलते हैं, क्या कहता है डाउन सिंड्रोम एक क्या है, गुणसूत्रीय विकार। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा टर्मिनल या स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन की संख्या, पहले तो हम ये बता लें बाबू, कोडॉन पूरा मिला के जो कोडॉन होते हैं ना वो 64 होते हैं। इन 64 में 3 गो ऐसा होता है जो समापक होता है, जिसको हम लोग रोधकूट भी कहते हैं। कौन कौन होता है, UAA होता है, UGA होता है, और UAG होता है। ये 3 गो हो गया वो, ये समापक कोडॉन हो गया। और अगर हम बोले 2 गो जो होता है 64 में प्रारंभिक कोडॉन होता है, एक होता है AUG, एक होता है GUG होता है। ये समापक कोडॉन 3 गो था, आई होता है बाबू प्रारंभिक कोडॉन होता है, तो याद रखना। तो सवाल क्या है कि डाउन सिंड्रोम एक है कौन, गुणसूत्रीय विकारी तो हो गया वो, कौन सा टर्मिनल या स्टॉप या कोडॉन है या समापक कोडॉन है, UAG। और ये बड़ी बात बाबू याद रखिएगा, यहाँ से क्या चीज़, एक हम बहुत बड़ी बात यहाँ से याद रखना, बहुत बड़ी बात है कि UAG को हिंदी में अंबर कहते हैं। तो हो सकता है अंबर लिख दे बुआ हिंदी को और इंग्लिश को हटा दे, फिर उसको कहते हैं UAA ओकर कहा जाता है, और UGA ओपल कहा जाता है। क्या, ओपल कहा जाता है। इसका मतलब इनमें से सभी के सभी हो जाएगा। जंग DNA किसको कहा जाता है, जंग DNA में बाबू याद रखना सूचनाएं नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार के कोई जानकारी नहीं होता है, इसलिए जंग DNA को इंट्रॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंट्रॉन भी कहा जाता है, याद रखना बाबू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर में क्या आता है। चलते हैं बॉय, इसका आंसर क्या होगा, हमने कहा था, अच्छा नॉन कोडिंग कर दिया। नॉन कोडिंग का मतलब इंट्रॉन वाला भाग, तो नॉन कोडिंग कहो या इंट्रॉन कहो, नॉन कोडिंग मतलब अगर मान लेते, ध्यान देना बाबू, अगर ये कोई DNA है, तो मान लेते हैं इस वाले भाग में सूचना है, तो इसको हम लोग कहेंगे कोडॉन, कोडिंग वाला भाग, इसको कहेंगे कोडिंग वाला भाग। अब कोडिंग वाला भाग को एक्सॉन भी कहा जाता है, अब मान लेते हैं जो खाली वाला भाग है इसमें सूचना नहीं है, तो इसको कहा जाएगा नॉन कोडिंग कहा जाएगा।
और इसको हम लोग कहते हैं इंट्रॉन भी कहते हैं, इसको हम लोग इंट्रॉन भी कहते हैं। तो याद रखना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देता है? HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और यह किस कोशिका को नष्ट कर देता है बाबू? तो टी लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देता है। कभी कभी टी लिम्फोसाइट नहीं रहेगा तो टी हेल्पर कोशिका रहेगा। टी हेल्पर कोशिका, याद रखना, टी हेल्पर कोशिका कभी कभी रह सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखता है? हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? तो हीरोइन होता है बाबू पेपावरेसी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पेपावरेसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने क्या नज़र आ रहा है? अगला सवाल नज़र आ रहा है कि ओपियस क्या हुआ? ध्यान देना। ओपियस या अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओपियस या अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है बाबू? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओपियस या अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जिसका नाम है पेपावर सोमनीफेरम। क्या है बाबू इसका वैज्ञानिक नाम? पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम। एक सेकेंड बुआ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा, बस हो गया। चलिए बाबू हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन थे ओपियस या अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम। समय लेने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलते हैं बाबू। अगला कहता है क्लोरेला। क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है? क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका प्रोटीन। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है, याद रखना शैवाल है। और इस शैवाल का उपयोग करते हैं किस रूप में? एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में करते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो हाइड्रीला और जलकुंभी ये दोनों के दोनों है बाबू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला कहता है ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने, नीरेनबर्ग ने, या जैकब मोनार्ड ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जैकब और मोनार्ड ने किया था बुआ। याद रखना ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जैकब और मोनार्ड ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल आपके सामने क्या नज़र आ रहा है? अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आँख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? लेंस या रेटिना या कॉर्निया या कोरोइड? तो ऐसे तो कॉर्निया होता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको बाबू देख लीजिएगा कि क्या होता है। अगला कहता है वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल और पीला, लाल तथा पीला, लाल हरा और नीला हरा, ये इनमें से कोई नहीं। तो लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन में बनता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एंटीकोडॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एंटीकोडॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है जेम्यूल का निर्माण किस में होता है? तो जेम्यूल का जो निर्माण होता है वो होता है बाबू स्पंज में। और स्पंज में जो जनन होता है वो एक विधि नाम रखना मुकुलन। कौन विधि? मुकुलन। और ये जो मुकुलन होता है स्पंज में ना, तो स्पंज निर्माण किसका करता है? तो ये जेम्यूल का निर्माण करता है। कौन? स्पंज करता है। और मुकुलन और भी याद रखना हुआ, मुकुलन का जो निर्माण होता है ना, मुकुलन का वो और याद रखना ईस्ट में भी मुकुलन के द्वारा होता है। और एक और जीव याद रखना हाइड्रा के द्वारा भी मुकुलन के द्वारा जन्म होता है हाइड्रा में। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो बंगाल का आतंक कहा जाता है बुआ जलकुंभी को। जलकुंभी का दूसरा नाम है वाटर हायसिंथ कहा जाता है। वाटर हायसिंथ। इसको एक और नाम से जानते हैं, आर्कीनिया भी शायद इसके कहा जाता है। आर्कीनिया भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रखना, आर्कीनिया भी कहा जाता है। ये जो वाटर हायसिंथ जो है ना बुआ, ये जो वाटर हायसिंथ है ना, ये जो वाटर हायसिंथ ये जो जलकुंभी है, ये विदेशी पौधा है। ये कैसा पौधा है? ये विदेशी
विदेशी का मतलब अपने देश का नहीं है, इसे लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से लाया गया है। कहाँ लाया है? भारत लाया गया। कहाँ से? अमेरिका से। और लाया है बउआ एगो बंदरा लाया है, एगो कौन लाया है? बंदरा एगो लाया है। उस बंदरा का नाम अब जरूरी भुलाना नहीं एकदम, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस याद रखना, यही बंदरा लाया है, वो अंग्रेज है। ये बंदरा कौची है? अंग्रेज है। और ये अंग्रेज अपन चुड़ैलिया के लिए लाया था। अपन चुड़ैलिया के लिए लाया था। चुड़ैलिया का नाम याद रखना मेरियन। चुड़ैलिया का नाम याद रखना मेरियन। इसी मेरियन के लिए लाया था वो फूल लाया था जिसका नाम था बुआ जलकुंभी। जलकुंभी जो पौधा है ना उसमें फूल लगल होता है, और उसको फूल जो होता है ना वो लगभग बैगनी कलर का फूल होता है, और उसी फूल के लिए लाया था बुआ जलकुंभी को अमेरिका से, बताओ, चुड़ैलिया के लिए। और चुड़ैलिया ने क्या किया? प्यार की निशानी के चक्कर में उसको लगा दिया बाबू कहाँ? कोई तालाब में। और उसमें एक बड़ी खासियत ये है ना कि एक महीना में, कई महीना में, एक महीना में लगभग जलकुंभी 80,000 80,000 नए पौधे का निर्माण करती है। इसीलिए बंगाल में इसकी मात्रा इतना ज़्यादा है बंगाल में कि पूरे तालाब को बाबू घेर लेता है। और दूसरी बात यह है कि जलकुंभी जहाँ रहती है उसके अंदर में जो ऑक्सीजन होता है ना, पानी में जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन को सोख लेती है, जिसके कारण जो जलीय जीव होते हैं ना, जलीय जीव, वो बाबू मरने लगते हैं। इसीलिए इसको जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया, इंग्लिश में टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया है। बहुत बोले बुआ पगला के बारे में, छोड़ भी ना करेंगे हम कभी इसके बारे में, जब क्वेश्चन आएगा तब हम बोलेंगे पगला के बारे में। कॉपर टी रोकता है निषेचन को, अंड जनन को, या यूटेरस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, निषेचन को रोकता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, या संपर्क के द्वारा? तो याद रखना बुआ हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल, विश्व एड्स दिवस होता है। विश्व एड्स दिवस होता है 1 मई को, 20 दिसंबर को, 1 जून को, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को होता है। अगला सवाल कहता है डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो नॉन कोडिंग क्रम को इंट्रॉन कहते हैं, और कोडिंग क्रम को एक्सॉन कहा जाता है। अगर कोई कोडिंग क्रम रहेगा तो उसको हम लोग एक्सॉन मार देंगे, कुछ देर पहले हमने बताया था। और ये जो एक्सॉन है ना, इसमें जानकारी होती है, इंट्रॉन में जानकारी नहीं होती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल में क्या लिखता है? अगला सवाल में लिखा जा रहा है कि मेसेल्सन क्या है छोटू? अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों झुनझुनो, मेसेल्सन अस्टाल ने अपना प्रयोग किस बैक्टीरिया पर किया था? तो ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम क्या है बैक्टीरिया का? इस्चेरिचिया कोलाई। थोड़ा सा लगता है जल्दी बोल रहे हैं ना बुआ, बहुत जल्दी बोल रहे हैं, तो लोग थोड़ा स्लो कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, हो जाता है कभी कभी। केंद्रक का खोज किसने किया है? पुरकिंजे ने, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, या स्वान ने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 ईस्वी में। याद रखना बाबू, रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में किया है। ऑर्किड के जड़ से, किसके जड़ से? ऑर्किड के जड़ से किया है केंद्रक का खोज, ये भी याद रखना। अगले सवाल की ओर आते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स रचना को किसने प्रस्तावित किया था? डबल हेलिक्स का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड। जैसे अगर हम बोले वो डबल स्टैंड का मतलब, जैसे मान लेते हैं ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड, वो ऐसे खींच देंगे तो इसको बोलेंगे डबल स्ट्रैंड। तो ऐसी संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन ने किया, क्रिक ने किया, दोनों ने किया? तो दोनों ने किया था, वाटसन और क्रिक दोनों ने, और 1953 ईस्वी में किया, 1953 ईस्वी में। जेनेटिक कोड कहाँ होता है? जेनेटिक कोडोन कहाँ होता है? एमआरएनए के ऊपर होता है। एमआरएनए की दिशा याद रखना, एमआरएनए की दिशा होती है 5' से बाबू 3', ई भी रट जाना, बुआ रट जाना एकदम। अगला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से निमोनिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से कौन बीमारी होती है? निमोनिया बीमारी होता है। अगला सवाल, हर्कोगैमस पुष्प। हर्कोगैमस पुष्प कौन है बउआ? कनेर है, मदार है, गुलाब है, जंगली मटर है? तो मदार से मदार ही नहीं समझना, मदार बोल रहे हैं छोटका। परागकण की बाहरी भित्ति बाह्यचोल
किसकी बनी होती है? बाह्य चोल किसकी बनी होती है रे बउओ? स्पोरोपोलेनिन का या पेक्टोसेलुलोज का या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है बाह्य चोल, लेकिन अंतःचोल कहेगा तो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना हुआ। अगले सवाल क्वेश्चन, डीएनए का क्या कहता है? डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण या ट्रांसडक्शन या इन्वर्सन या ट्रांसलेशन। तो ट्रांसडक्शन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं छोटू, बी डीएनए। कौन डीएनए मेरे प्यारे झुंझुनों? बी डीएनए के एक घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बी डीएनए के एक घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं छोटका? तो 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर? 10 मेरे प्यारे लाले। जो जीन, क्या बोला मेरे प्यारे झुंझुनों? जो जीन अपना स्थान बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं छोटकान? जो जीन अपना स्थान को बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं बाबू? उसको कहते हैं ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन मेरे प्यारे झुंझुनों। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन कहते हैं। ये हो गया 52 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं बाबू 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल आपके सामने लग जाता है, जो 2018 में ये सवाल को दाग दिया है। तो हम लोग दरर लेते हैं इसको का। भोज विषाक्तता नामक बीमारी किस संक्रमण से होती है? किसके संक्रमण से होती है? एस्चेरिचिया से या साल्मोनेला से या एस्चेरिचिया साल्मोनेला दोनों से या स्यूडोमोनास से? तो दोनों से, एस्चेरिचिया साल्मोनेला दोनों से। हड्डी तोड़ बुखार कौन का वेक्टर कौन है बाबुआ मेरे प्यारे लडलो? क्या कहता? हड्डी तोड़ बुखार। गजब बुखार है हो, हड्डी तोड़ बुखार। ये कैसन बुखार है जी? इसका वेक्टर का मतलब वाहक कौन है मेरे प्यारे झुंझुनों? तो हड्डी तोड़ बुखार एक नयका बुखार है और इसी को हम लोग कहते हैं डेंगू। कौन सी कहते हैं? डेंगू बीमारी कहते हैं। तो डेंगू बीमारी किसके कारण होता है? तो एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से। कौन मच्छर के? एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है डेंगुआ। आई डेंगुआ जो होता है ना, इसे कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और रहता है कौन जल में बाबुआ? तो ये साफ जल में रहता है मेरे प्यारे झुंझुनमन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एमनियोसेंटेसिस की क्रिया में किस द्रव का प्रयोग करते हैं बबुओ? एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना उल्व भेदन कहते हैं, उल्व भेदन की प्रक्रिया में हम लोग कौन से द्रव का प्रयोग करते हैं? एमनियन का या प्रोटीन के अमीनो अम्ल का कि एमनियोटिक द्रव का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एमनियोटिक द्रव, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे झुंझुनों, पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है द्विलिंगी पुष्प के लिए, एकलिंगी पुष्प के लिए या एकलिंगी नर पुष्प के लिए या स्टेमिनेट पुष्प के लिए। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, ये लाइन सही है। विनिमय के कारण या स्वतंत्र संकलन के कारण या सहलग्नता के कारण या ए और बी दोनों। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल में क्या कहता है झुनझुन? टेपिटम कोशिका दर्शाती है। टेपिटल लिखा गया, टेपिटम होना चाहिए। टेपिटम कोशिका दर्शाती है किस चीज़ को? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है प्यारे? एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। चलो बबुआ आगे की ओर चलते हैं। पादपों में, किसमें? पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानिक किसी से संबंधित है? पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानिक किसी से संबंधित है? शैवाल से, ब्रायोफाइटस से, कवक से या टेरिडोफाइटस से? तो ब्रायोफाइटस से मेरे प्यारे बच्चों। किससे बाबू? ब्रायोफाइटस से। अगले सवाल चलें। आगेव में वृद्धि प्रजनन होता है। आगेव में वृद्धि प्रजनन होता है बुलबिल के द्वारा। आगेव में किसके द्वारा? बुलबिल के द्वारा होता है। रट्टा मार जाना, बुलबिल के द्वारा होता है। अगला, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बताओ बबुआ कि डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो क्या है? टीएमओ ही
या बैक्टीरियोफेज या दोनों या कोई नहीं, तो बैक्टीरियोफेज ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। चलते हैं अगले। अब कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो आरएनए में पाया को जाता है ए होता है, जी होता है, सी होता है, यू होता है। ये नाइट्रोजन बेस आरएनए में होता है। ए का मतलब एडेनिन है जी, एडेनिन है। जी का मतलब गोवानिन भी है, ये है। सी का मतलब साइटोसिन है, ये है। यू का मतलब यूरेसिल है, नहीं है। इसका मतलब थायमीन नहीं पाया जाता है, थायमीन नहीं पाया जाता। तो थायमीन पाया जाता है वो डीएनए में। कहाँ पाया जाता है? ये बात अपना डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में होता है। और डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन क्षार होता है? तो ये भी हम देख लेते हैं। ए होता है, जी होता है, सी होता है, टी होता है। मतलब यहाँ खाली टी हो गया, बाकी तीनों में दोनों में वो वही रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीडल या टाइटम या दोनों या बल्टीमोर ने? तो दोनों ने दिया था, बीडल और टाइटम ने दिया था। अगला, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मेंडल ने, सटन ने, बोबेरी ने कि बी और सी दोनों? तो बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। मानव रुधिर वर्ग ए बी में, तो ए बी की बात किया जाए तो ए बी में अगर एंटीजन पूछा, एंटीजन, तो ए बी होता है, बी होता है। अगर तुमसे पूछा एंटीबॉडी, तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो सवाल क्या है? एंटीजन उपस्थित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, तो बताओ एंटीजन उपस्थित होते हैं, सॉरी एंटीबॉडी लिख लेना, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, नहीं ये नहीं उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, कोची लिख दिया रे, ध्यान नहीं पड़ा, फिर से पढ़ते हैं बुआ, थोड़ा सा गौर करते हैं। ए बी में, चलो ठीक है, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं किस में? ए बी में। तो ए बी में तो एंटीबॉडी हो भी नहीं करता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। हाँ, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ये तो एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, नहीं एंटीबॉडी का उपस्थित होता है, नहीं होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ये सही है। अगला, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है बाई क्रोमोसोम पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल कहता है ट्राइसोमी, देखो ना बोला ट्राई बोल दिया, जैसे 2n+1 बोला तो ट्राई। एक होता है मोनोसोमी, तो मोनोसोमी का मतलब होता है 2n-1। 2n 46 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 45, और 2n+1 हो जाएगा बउआ कितना? 47। तो सवाल यहाँ कौची है, हम लोग वर्णन तो कुछ और कर ही देते हैं। ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंदबुद्धि को हो जाते हैं, किसके कारण? डाउन सिंड्रोम, सीधा बात, डाउन सिंड्रोम। कहें कि 2n+1 जैसे ही बोला तो हम लोग मार देंगे 47, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। अगला सवाल, F1 पीढ़ी के संकर पौधों को जब समयुग्मजी अप्रभावी बोल दिया, समयुग्मजी अप्रभावी से करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। समयुग्मजी अप्रभावी से कहेगा तो टेस्ट क्रॉस कहेंगे, याद रखना होगा। अगला सवाल, अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो जाए तो इन दोनों में से उत्पन्न होने में संतान में क्या संभावना होगा? तो आधा समान होगा, आधा होगा रोगग्रस्त, सीधा बात, आधा समान और आधा रोगग्रस्त। इसलिए शादी करने से पहले तनी जांच पड़ताल जरूर कर लें, आना तो बउआ सोच लो, देख लो यहाँ कौची हो रहा है। यहाँ पे ये लाइन को पकड़ना, ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो बाबू हेक्साप्लोराइड, क्या है? हेक्साप्लोराइड है। अगला सवाल को चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? तो हसियाकार को हम लोग कहते हैं दात्राकार भी कहते हैं। होना चाहिए था गोल, लेकिन हो जाता है कैसा हुआ? सिकल से हसियाकार या दात्राकार हो जाता है। अगला, एक बालक का रुधिर वर्ग O है, एक बालक का रुधिर वर्ग O है, उसके माता पिता का रुधिर वर्ग B है, तो बताओ उसके पिता का क्या होगा? तो IOIB, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, टायरोसिन के जगह पर किस अम्ल के बन जाने के कारण फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाता है? तो याद रखना, फिनाइल पार्विक अम्ल के बनने के कारण, किसके कारण? फिनाइल पार्विक अम्ल के बनने के कारण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी की ओर। अगले चलते हैं 74, किस बीमारी में पुरुष को गायनिकोमैस्टिस कहा जाता है? गायनिकोमैस्टिस का मतलब होता है कि पुरुष जो होते हैं ना वो स्त्री की तरह नजर न आने लगते हैं, तो उसको कहते हैं गायनिकोमैस्टिस। ये तभी संभव है जब बीमारी होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर
सी, इसमें 47 गुणसूत्र इसमें भी हो जाता है बुआ, याद रखना। उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने? लैमार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा गया है? तो कहा गया युग्म विकल्पी कहा गया। क्या कहा गया? युग्म विकल्पी कहा गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 76 के बाद हम आते हैं 77 की ओर। 77 क्या कहा है? 77 पर आते हैं मेरे प्यारे झुंझुनों। क्या कहता है? लिखता है कि ओल या अरबी में कायिक प्रवर्धन होता है। ओल या अरबी में, ये सब ओल या अरबी जो होता है ना, ओ माय गॉड वाला को ना पता होगा, हमारे हिसाब से तो नहीं पता होगा। तो ओल या अरबी में कायिक प्रवर्धन क्या होता है? प्रकंद या कंद या घनकंद या सलकंद। तो घनकंद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, घनकंद। कौन? सी, घनकंद। अगला मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखता है? कीटवृक्षी पौधा है ड्रोसेरा, नेफेंथिस, घटपर्णी की सभी। तो कीटवृक्षी पौधा सभी होगा, घटपर्णी को ही नेफेंथिस कहा गया है, और बल्कि ड्रोसोफेरा अलग है, ड्रोसेरा अलग है, जबकि नेफेंथिस और घटपर्णी एक के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला, आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होगा? 3n भ्रूणपोष 3n। अगले सवाल, लैंगिक जनन को और किस नाम से जानते हैं? सहजनन या उभय मिश्रण या एम्फिगोनी या सभी? तो सभी के सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले सवाल को चलें। खजूर क्या है? खजूर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक लिंगी। खजूर क्या है? एक लिंगी। अंडाणु युग्मक होता है। अंडाणु युग्मक कैसा होता है? अचल होता है बुआ, जबकि शुक्राणु युग्मक जो कहेंगे ना तो चल बोलेंगे। शुक्राणु जो होता है ना वो चल होता है, अंडाणु जो होता है ना अचल होता है। मलेरिया आइए गया, मलेरिया वाला मच्छर हम लोग पहले पढ़ चुके थे बुआ। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो मच्छर होता है ना, जो मलेरिया उत्पन्न करता है मच्छर, वो चुड़ैलिए होती है, मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर बउआ, याद रखना, खून चूसने का काम यही है, मादे का काम है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर, और यही मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है कौन बुआ? प्लाज्मोडियम। कौची मिलता है? प्लाज्मोडियम। इसी प्लाज्मोडियम को कहते हैं मलेरिया परजीवी भी, जो पनपता है। ये जो पनपता है ना मादा एनोफिलीज मच्छर गंदे जल में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आगे आ जाना बउआ, इन्हें उन्हें हो जाता है बोलते हैं तो। कहता निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? जल की अगर आवश्यकता होती है तो टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, सहवाल मतलब जिसको कहते हैं थैलोफाइट कहेंगे बुआ। तो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। आलू के कंद की आँखें होती है, पुष्प कलिकाएँ, प्ररोग कलिकाएँ, कक्षस्थ कलिकाएँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कक्षस्थ कलिकाएँ हो जाएगा। कलिका रोपण उदाहरण है ककर बउआ, कलिका रोपण के कर उदाहरण है मेरे प्यारे झुंझुनों। तो कलिका रोपण उदाहरण है कायिक जनन का। कौन जनन का? कायिक जनन का। अगले सवाल की ओर आते हैं। किस प्रकार के जनन में प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है? अलैंगिक जनन में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्राकृतिक अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक मतलब पार्थेनोगेसेसिस। तो किस में देखा जाता है? ऐसे तो बाबू मधुमक्खी की बात कर लेते हैं। मधुमक्खी में अगर बात करें तो 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है, 3 प्रकार की। एक मधुमक्खी का नाम है नर, एक मधुमक्खी का नाम है मादा, और एक मधुमक्खी का नाम है श्रमिक, जिसको हम लोग बंद कामगार मधुमक्खी कहते हैं। इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। मादा में 32 गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में कितना होता है? 16 गुणसूत्र होता है। नर को ड्रोन मधुमक्खी कहते हैं, मादा को रानी मधुमक्खी कहते हैं, जबकि श्रमिक को श्रमिक कह सकते हैं, या बंद कामगार मधुमक्खी कह सकते हैं, या इसी को लेबर वाला मधुमक्खी मतलब जिसको हम लोग और कुछ मधुमक्खी मतलब काम करने वाला जो काम करता है ना वो कहते हैं बुआ। तो मधुमक्खी आंसर होगा। अगला है युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या होगा? देख रहा युग्मक कहा, युग्मक कहा, तो युग्मक कहेगा तो हम लोग एन मारेंगे, लेकिन अगर यही लिख देता युग्मनज में गुणसूत्र का सेट क्या होता है? तो 2n मारते, ऑप्शन नंबर हो जाता ए मारते, 2n मारते हैं। अगला सवाल में कहता है कारा पादप क्या है?
कारा एक प्रकार का पादप जो क्या है, तो उभय लिंगाश्रय है, उभय लिंगाश्रय कहते हैं। अब मार्केंसिया पादप कैसा है, तो एक लिंगाश्रय है। कैसा है, एक लिंगाश्रय है। मार्केंसिया पादप कैसा है, एक लिंगाश्रय। मटर का वैज्ञानिक नाम बताओ झुनझुन। मेरे प्यारे बच्चों, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या, पायसम सटाइवम, मैंजिफेरा इंडिका या राना टिग्रीना, तो पायसम सटाइवम होगा मटर का वैज्ञानिक नाम। मैंजिफेरा इंडिका आम का, जो अभी कितना मज़ा लगता है खाने में, आम फलों का राजा है, फलों का राजा है आम। और राना टिग्रीना मेढक, राना टिग्रीना का नाम है मेढक, आमों के आम गुठलियों के दाम। प्लेनेरिया जीव है, प्लेनेरिया जीव है कैसा, उभयलिंगी जीव है। प्लेनेरिया कैसा जीव है, उभयलिंगी। और इसी प्लेनेरिया में पाया जाता है पुनरुद्ध भवन, कौची, पुनरुद्ध भवन, क्या पाया जाता है, पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। चले बाबू आगे। 94 नंबर सवाल में क्या लिखा है, डीएनए से आरएनए की विभिन्नता क्या है, मतलब डीएनए और आरएनए में विभिन्नता बताओ। फॉस्फेट दोनों में रहता है, राइबोज दोनों में रहता है, साइटोसिन ये भी दोनों में रहता है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज ये सिर्फ डीएनए में रहता है। तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन किस पर पाए जाते हैं, कितना बार सवाल आ चुका है, देखो ना, 11, 13, 21। प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं केकरे ऊपर, टीआरएनए के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, केंद्रक के भीतर डीएनए, केंद्रक के भीतर डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है ऋणात्मक। और हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे ना बउआ, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है धनात्मक। कैसा, धनात्मक। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है सॉरी कुछ बोल दिए बुआ, फिर से एक होता है H1, एक होता है H2A, एक होता है H2B, एक होता है H3, एक होता है H4। ये सब के सब है हिस्टोन प्रोटीन। एक न्यूक्लियोसोम में कितने नाइट्रोजन क्षार के जोड़े डीएनए की कुंडली में बन रहती है बुआ, तो 200, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला, वायरस लैम्ब्डा में, वायरस लैम्ब्डा में कितने न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है, 48,502, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है बउआ, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, ये भारतीय जैसा होगा तो भारतीय नाम होना चाहिए, तो भारतीय नाम कौन नजर आ रहा है, पी महेश्वरी। देखो तो कितना अच्छा नाम है, पी महेश्वरी। अगला सवाल, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला कहा जाता है। कहा गया है कि एड्स का कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है। एड्स का कारक जो HIV है, HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। क्या हमने कहा, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो एड्स होता है ना, ये होता है रिट्रो वायरस के भी कारण होता है। कौन वायरस के कारण, रिट्रो वायरस के भी कारण होता है, ये भी याद रखना। और HIV वायरस के कारण होता है। और एड्स नामक बीमारी में कौन सी कोशिका जो होती है वो नष्ट हो जाती है, तो एड्स नामक बीमारी में कौन, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। कौन बुआ, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। याद ना, रट जाना बुआ, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो हमने टोटल कितना क्वेश्चन देखा बुआ, हमने टोटल देखा 100 क्वेश्चन आज हमने देखा। इस 100 क्वेश्चन में आपका कितना नंबर सही गया है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग सही से मिला लीजिएगा, दोस्तों को बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग ना आपके लिए एक छोटा सा शायरी सुनाते हैं, इसी वीडियो में बने रहिएगा। एक छोटा सा शायरी सुनाते हैं और ये शायरी एक लड़की के लिए ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियां देखते हैं बहुत अपने आप को एकदम अजीब समझती है ना, बहुत एकदम ओ माय गॉड वाला समझती है। तो देखो ना, ध्यान से सुनना। शायरी क्या है, कहते हैं ना कि लड़कियां नशा नहीं करती है, तो ध्यान से समझना, नशा नहीं करने वाले लड़कियां गौर से समझना और इसको सुनने की कोशिश करना। एकदम ध्यान सुनिएगा। शायरी में लिखा है, कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने वो इतना क्यों शर्माती थी। क्या कहा बच्चों, कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने वो इतना क्यों शर्माती थी। एक दिन लफ्ज़ खोले तो पता चला, लफ्ज़ का मतलब होता है वो अपना मुंह। एक दिन लफ्ज़ खोले तो पता चला कि मोहतरमा खैनी खाती थी। समझा बातों को, ध्यान से सुना ना शायरी को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताओ कैसा शायरी था। मिलते हैं बाकी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लड़कियां तरक्की करे, बढ़े, मेहनत करे,
हमारा इससे इरादा नहीं है कि लड़कियां मतलब बुरा नहीं मानिएगा। मिलते हैं बुआ, वीडियो मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चलते हैं बुआ, मिलते हैं, जय बिहार।